हेलो एवरीवन। इस क्लास के अंदर हम अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज कॉल्ड हार्ट फेलियर। जो हार्ट फेलियर होता है ये क्या होता है, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन करेंगे। फिर हम समझेंगे कि जो हमारा हार्ट फेलियर होता है ये कितनी टाइप्स का होता है। फिर हम समझेंगे कि हाई आउटपुट हार्ट फेलियर क्या होता है, और फिर हम पढ़ेंगे बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कार्डियक टेम्पोनी। ठीक है, तो चले चले जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज हार्ट फेलियर। देखिए, अब आपकी बुक ने तो डेफिनेशन लिखी हुई है, लेकिन मैं आपको आसान लफ्जों में बताता हूँ कि हार्ट फेलियर होता क्या है। अगर आपका जो हार्ट है वो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पा रहा, या आपके हार्ट की कंजेशन है, या कोई लो परफ्यूजन है कि आपका हार्ट इतना ब्लड पंप नहीं कर पा रहा जितना हमारी बॉडी को चाहिए, तो इसको हम क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड हार्ट फेलियर। जो हार्ट फेलियर होता है इसमें ये क्या है, आप एक क्लिनिकल सिंड्रोम है। ठीक है, जो हार्ट फेलियर है इट इज अ क्लिनिकल सिंड्रोम, और इसमें आपकी बुक की वर्डिंग है कि क्लिनिकल सिंड्रोम है ऑफ कार्डियक पंप डिसफंक्शन। इसमें क्या होता है कि आपका जो हार्ट होता है वो सही तरीके से पंप नहीं कर पाता, तो देर विल बी कार्डियक पंप डिसफंक्शन। तो इट इज द क्लिनिकल सिंड्रोम ऑफ कार्डियक पंप डिसफंक्शन। इसमें क्या होता है, एक तो हमारे हार्ट की क्या होगी, कंजेशन होगी। ठीक है, एक तो क्या होगी, कंजेशन होगी, और हमारे हार्ट के अंदर क्या होगी, मतलब कि उसकी लो परफ्यूजन होगी। ठीक है, हमारा हार्ट इतना ब्लड पंप नहीं कर पाएगा जितना हमें चाहिए होता है, तो देर विल बी लो परफ्यूजन एंड कंजेशन। ठीक हो गया। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं कि इसकी हमें फीचर्स क्या मिलेंगे। देखिए, जो आपका हार्ट फेलियर है ना, इसमें आपको सिम्टम्स क्या मिलते हैं, दैट इज सबसे पहले तो आपको होगा शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। क्योंकि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ क्या है कि आपकी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं हो रही, तो आपको क्या मिलेगा, डिस्निया मिलेगा। उसके अलावा आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा ऑर्थोपनिया। ऑर्थोपनिया का मतलब क्या होता है कि जो पेशेंट होता है जब वो कहता है जब मैं लेटता हूँ तो मुझे क्या होता है, शाबाश, जब मैं लेटता हूँ तो मेरा दम घुटता है, और जब मैं बैठता हूँ तो ठीक हो जाता है। तो अगर इन लेइंग पोजिशन के अंदर अगर आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ मिले तो इट इज कॉल्ड ऑर्थोपनिया। उसके अलावा जो पेशेंट होगा उसको क्या हो सकती है, उसको फटीग हो सकती है। ठीक है, ये देखना है। अच्छा, अब हम अगर बात करें कि विच साइंस वी कैन सी इन द हार्ट फेलियर के अंदर हमें क्या मिलता है। देखिए, हमने पीछे पढ़ा है कि जो हमारी S4 साउंड है ना, S4 साउंड हमें किस कार्डियोमायोपैथी के अंदर मिलती थी, डेट वाज हाइपरट्रॉफी कार्डियोमायोपैथी। लेकिन आपने याद रखना है, जो S3 साउंड है, S3 साउंड आपको किसके अंदर मिलती है, हार्ट फेलियर के अंदर। उसके अलावा हमें क्या मिलेंगे, रेल्स, मतलब ये आपकी साउंड है। उसके अलावा जगुलर वीनस डिस्टेंशन, इसको हम कहते हैं जेवीडी, जेवीडी मिलेगा, और पिटिंग एडीमा मिलेगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, देखिए, इसमें जब भी आपका हार्ट फेल होता है तो एक तो आपको अब नॉर्मल साउंड मिलती है जिसको हम S3 साउंड कहते हैं। उसके अलावा चूंकि हमारा हार्ट जो है वो प्रॉपर तरीके से फिल नहीं हो पा रहा, हमारे हार्ट की तरफ ब्लड नहीं आ रहा, तो हमारा ब्लड वापस नहीं आ रहा प्रॉपर तरीके से, तो हमारी जो जगुलर वेन होगी ना, हमारी गर्दन के अंदर ये वेन होती है, इसको हम जगुलर वेन कहते हैं, ये डिस्टेंड हो जाएगी। ठीक है, तो मतलब ये क्या हो जाएगी, ये स्वेल हो जाएगी, तो इसको हम कहते हैं जगुलर वीनस डिस्टेंशन। और उसके बाद आपको क्या मिलेगा इसके अंदर, पिटिंग एडीमा मिलेगा। ठीक है, आपको क्या मिलेगा, पिटिंग एडीमा मिलेगा। अच्छा, अब आप कहते हैं कि अच्छा हमारा जो हार्ट फेलियर है वो कितनी तरह का होता है। देखिए, अब आपका जो हार्ट है, हार्ट फेल का मतलब ये नहीं है कि आपका हार्ट बिल्कुल 100% जीरो हो गया, नहीं। हार्ट फेलियर का मतलब ये होता है कि हमारा हार्ट काम तो कर रहा है, लेकिन वो क्या कर रहा है, वो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर रहा। देखिए, दो चीजें होती हैं, इन दोनों का आपको फर्क आना चाहिए। एक होता है हमारा हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर क्या होता है कि इसमें हमारा जो हार्ट होता है वो काम कर रहा है, लेकिन हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर रहा। एक होता है कार्डिक अरेस्ट। ठीक है, एक क्या होता है, एक होता है कार्डिक अरेस्ट जो सडनली होता है, और इसके अंदर हमारा जो 100% हार्ट होता है वो क्या हो जाता है, वो ब्लॉक हो जाता है। 100% जो हार्ट होगा वो काम करना बंद कर देगा, तो इसको हम क्या कहते हैं, डेट इज कॉल्ड कार्डिक अरेस्ट, इसको हम कार्डिक अरेस्ट कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हम बात करते हैं कि हमारा जो हार्ट फेलियर है ये कितनी तरह का होता है। देखिए, अब अगर आपका हार्ट फेल है तो वो उसके दो रीजन हो सकते हैं। या तो आपका हार्ट प्रॉपर तरीके से ब्लड को पंप नहीं कर पा रहा, तो उसको हम क्या कहेंगे, डेट इज कॉल्ड सिस्टोलिक डिसफंक्शन, इसको हम सिस्टोलिक कहेंगे। या तो क्या है कि आपका जो हार्ट है वो प्रॉपर तरीके से रिलैक्स नहीं कर पा रहा, तो डेट इज कॉल्ड डायास्टोलिक डिसफंक्शन, इसको हम क्या कहेंगे, डायास्टोलिक डिसफंक्शन। फिर आपने याद रखना है कि जो सिस्टोलिक डिसफंक्शन होता है इसमें क्या होता है। देखिए, जो सिस्टोलिक डिसफंक्शन है इसमें आपका जो हार्ट होगा ना उसकी कॉन्ट्रेक्टिलिटी कम हो जाती है। आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कम करेगा तो देर देर विल बी डिक्रीज कॉन्ट्रेक्टिलिटी। उसके अलावा इसमें और क्या होती है, देखें, अगर आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कम कर रहा है तो जाहिर बात है कि उसकी जो इजेक्शन फ्रैक्शन है वो भी कम होगी, तो इसके अंदर आपको इजेक्शन फ्रैक्शन भी क्या मिलेगी, कम मिलेगी। लेकिन आपने याद रखना है कि जो डायस्टोलिक हार्ट फेलियर होता है इसमें क्या होता है कि हमारा हार्ट प्रॉपर तरीके से फिल नहीं हो पा रहा, कॉन्ट्रैक्ट सही कर रहा है लेकिन प्रॉपर तरीके से फिल नहीं हो पा रहा, तो आपने कहना है कि इसके अंदर क्या होगा, देर विल बी प्रिजर्व्ड इजेक्शन फ्रैक्शन। इसके अंदर जो आपकी इजेक्शन फ्रैक्शन होती है वो क्या होती है, वो प्रिजर्व्ड होती है। उसके अलावा इसमें और क्या होगा, जो डायस्टोलिक डिसफंक्शन होता है इसमें मसला ये आता है कि हमारे हार्ट की कंप्लाइंस कम हो जाती है। हमारा जो हार्ट होता है वो प्रॉपर तरीके से रिलैक्स नहीं कर पाता। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए
कि जो हमारा सिस्टोलिक डिसफंक्शन है ये हमें कौन सी हाइपरट्रॉफी के अंदर देखने को मिलता है। तो हमने अभी अभी पढ़ा है कि जो हमारा सिस्टोलिक डिसफंक्शन है इट इज सीन इन, ठीक है, दैट इज सीन इन द डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। जो आपकी डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी इस क्लास से पहले हमने पढ़ी थी उसके अंदर देखने को मिलता है। जो डायस्टोलिक डिसफंक्शन होता है ये हमें किसके अंदर देखने को मिलता है, इट इज सीन इन द रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी या फिर आपकी मायोकार्डियल हाइपरट्रॉफी, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, जब आपके मायोकार्डियल हाइपरट्रॉफी होती है तो उसमें क्या होगा, उसके अंदर आपका जो डायस्टोलिक डिसफंक्शन है ये हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये इसके अंदर देखना है कि हार्ट फेलियर की कितनी टाइप्स होती हैं, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक, ठीक है, ये इसके अंदर देखना है, ये आपकी बुक ने लिखा भी हुआ है। अच्छा, उसके बाद ना आपकी बुक ने लिखा है कि यार जो हमारा हार्ट है ना वो या तो हमारा राइट साइड भी फेल हो सकती है और लेफ्ट साइड भी फेल हो सकती है। तो इसको जरा हम देखते हैं कि हमारा जब हार्ट फेल होता है तो अगर तो लेफ्ट साइडेड हार्ट फेल हो तो फिर क्या होता है, और अगर राइट साइडेड हार्ट फेल हो तब क्या होता है, ठीक है। तो इसको समझने के लिए हम इसको सिंगल सिंगल पढ़ते हैं। देखिए हम यहाँ पे लिखते हैं कि फर्ज करें कि एक बंदा है और उसका जो लेफ्ट साइड वाला हार्ट है ना वो फेल हो चुका है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं लेफ्ट साइडेड, ठीक है, लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर। जो लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर है इसमें क्या क्या चीजें होंगी, देखें। जो लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर है इसमें सबसे पहले तो आपकी बुक वाली मैं बातें बताऊंगा कि बुक ने ये लिखा हुआ है कि जो लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर है इसमें सबसे जो पहली कंडीशन आपको मिलेगी दैट इज कॉल्ड ऑर्थोपनिया। इसमें क्या होगा, ऑर्थोपनिया होगा। अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाई देयर इज ऑर्थोपनिया, और ऑर्थोपनिया होता क्या है। देखिए अगर आप लेटते हैं या आप लेइंग पोजीशन के अंदर जाते हैं और आपका दम घुटता है, आपको सांस लेने में मसला आता है, तो इसको हम ऑर्थोपनिया कहते हैं। तो ये क्या होता है, इट इज शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ ड्यूरिंग द सुपाइन पोजीशन। जब आप सुपाइन पोजीशन में जाते हैं तो आपके अंदर क्या होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होता है। ऐसा क्यों होता है ये हम समझते हैं। देखें आप इमेजिन करें कि एक बंदा है उसका हार्ट फेल हो चुका है और जब वो जमीन पे लेटेगा, जब वो हॉरिजॉन्टली लेटेगा तो उसमें क्या होगा, उसकी लंग से ज्यादा ब्लड किसके अंदर जाएगा। देखें उसमें क्या होगा, वीनस रिटर्न फ्रॉम रीडिस्ट्रीब्यूटेड ऑफ ब्लड एक्सरबेट पल्मोनरी वस्कुलर कंजेशन। देखें जब एक बंदा लेटता है तो उसकी पूरी बॉडी से उसका जो वीनस रिटर्न होगा ना वो ज्यादा होगा। जब एक बंदा लेटेगा तो उसकी पूरी बॉडी से उसकी लंग्स की तरफ ज्यादा ब्लड आएगा, जिससे क्या होगा कि उसकी पल्मोनरी वेसल्स, ठीक है, उसकी जो पल्मोनरी वेसल्स हैं उसमें ज्यादा ब्लड आएगा और पल्मोनरी वेसल्स की क्या होगी, कंजेशन होगी। तो आपने कहना है कि जब भी किसी बंदे का राइट साइडेड हार्ट फेल होता है तो चूंकि देखिए मैं आपको समझाता हूँ, फर्ज करें कि ये आपकी लंग्स हैं, ठीक है, हम ना इस तरह एक लंग्स बना लेते हैं रफ सी ताकि आप इसको समझ सकें। और ये आपकी ना ट्रेकिया है, ठीक है, और इस तरह आपकी ट्रेकिया मतलब लंग्स होती हैं। अच्छा उसके बाद हम बना लेते हैं कि ये आपका हार्ट है और एक आपकी लेफ्ट साइड है और एक क्या है, राइट साइड है, ठीक है। इस तरह जस्ट एक स्कीमेटिक डायग्राम है, ठीक है। अच्छा अब हुआ क्या है कि हमारी जो लेफ्ट साइड है ना जिसको मैंने हाईलाइट किया है ये फेल हो चुकी है। ये क्या हो चुकी है, फेल हो चुकी है। अब होगा ये कि ऐसी जो हमारी पल्मोनरी वेन है जो हमारी लंग से ब्लड लेके आती है किसके अंदर, हमारे एट्रिया के अंदर, किसके अंदर, एट्रिया के अंदर, वो प्रॉपर तरीके से ब्लड नहीं लेके आएगी। तो होगा क्या कि लंग्स से ब्लड पहले ही बाहर नहीं जा रहा, लंग से ब्लड पहले ही बाहर नहीं जा रहा। तो होगा ये कि हमारे पास लंग से चूंकि ब्लड पहले ही बाहर नहीं जा रहा, तो हाँ, ऊपर से जो पेशेंट है वो लेट गया है। जब पेशेंट लेटा है तो उस जो लंग्स है उसकी तरफ ब्लड ज्यादा जा रहा है लेकिन उससे ब्लड कम निकल रहा है। तो अगर लंग्स की तरफ ब्लड ज्यादा जाएगा लेकिन लंग से ब्लड निकलेगा कम, तो इसको हम क्या कहेंगे कि हमारी वीनस रिटर्न ज्यादा हो गई है, जिससे क्या हुआ है, पल्मोनरी वेसल की कंजेशन हो गई है। तो जब ये बंदा लेटता है तो इसको क्या होता है, इसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है ड्यूरिंग द सुपाइन पोजिशन। उसके बाद हमारा जो अगला इसमें कॉन्सेप्ट है वो ये है दैट इज पैरोक्सिस्मल नॉक्टर्नल डिस्निया। ये बंदा रात को जब सोता है तो इसमें क्या होता है, ये इसका दम घुटता है और ये अचानक से उठ जाता है। तो इसको हम कहते हैं पैरोक्सिस्मल, ठीक है, इट इज कॉल्ड पैरोक्सिस्मल नॉक्टर्नल, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, पैरोक्सिस्मल नॉक्टर्नल डिस्निया। कि जब ये बंदा रात को सोता है तो इसकी आंख खुल जाती है, क्यों, क्योंकि इसका दम घुटता है। क्यों दम घुटता है, वही सेम कंसेप्ट है कि जब ये बंदा क्या करता है, सुपाइन पोजीशन में जाता है, जब ये लेटता है तो इसमें क्या होता है, इसके अंदर जो वीनस रिटर्न है, ठीक है, इसका जो वीनस रिटर्न है वो इंक्रीज होता है। जब वीनस रिटर्न इंक्रीज होगा तो वही बात आ जाती है कि इसके अंदर क्या होता है, शाबाश, वीनस रिटर्न इंक्रीज होने की वजह से इसकी जो लंग्स है उसकी कंजेशन होती है। लंग्स के अंदर जो ब्लड वेसल्स है उनकी कंजेशन होती है और इसका दम घुटता है, इसके अंदर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है और उसकी वजह से ये जाग जाता है। तो लेफ्ट हार्ट फेलियर की जो सेकंड सिम्टम हमें मिलती है वो क्या होती है, पैरोक्सिस्मल नॉक्टर्नल डिस्निया, ठीक है, पैरोक्सिस्मल नॉक्टर्नल डिस्निया होगा। उसके बाद इसमें जो तीसरी सिम्टम हमें मिलती है दैट इज कॉल्ड पल्मोनरी एडिमा, ठीक है। तो इसको भी आपने गौर से सुनना है। देखिए इट इज कॉल्ड पल्मोनरी एडिमा। जो पल्मोनरी एडिमा है ये क्या होता है, इसमें हमारी जो पल्मोनरी वेसल्स होंगी ना वो क्या होंगी, उनका एडिमा होगा। क्यों होगा ये हम समझते हैं। देखें
फर्ज करें कि इसमें होता यह है कि आपकी जो पल्मोनरी वेसल्स होंगे ना, उनका प्रेशर ज्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको साथ साथ लिखते भी हैं, देखें। इसमें आपकी जो पल्मोनरी वेसल्स हैं, उनका प्रेशर क्या होगा, ज्यादा। जब उनका प्रेशर ज्यादा होगा तो इससे क्या होगा, आपका जो फ्लूइड होगा वो क्या होगा, वो लीक होगा। तो पल्मोनरी वेसल से आपका फ्लूइड लीक होगा और किसके अंदर आ जाएगा, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस के अंदर। अच्छा, इसमें ना एक चीज होती है, वो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, देखें। फर्ज करें कि ये हमारी लंग्स के अंदर एक एल्वोलाई है, ठीक है। और उसके बाद आपकी ये क्या है, एक पल्मोनरी कैपिलरी है, ठीक है। ये क्या है, आपकी एक पल्मोनरी कैपिलरी है। अब होता ये है कि जब आपको लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर होता है ना, तो आपके हार्ट के अंदर ये जो आरबीसी है, ठीक है, आपके हार्ट के अंदर ये जो आरबीसी है, ये होता ये है कि हमारे पास ना, इसको हम कहते हैं हार्ट फेलियर सेल्स। हार्ट फेलियर सेल्स क्या होते हैं, देखें। जब आपके अंदर पल्मोनरी एडिमा होगा तो आपके जो हार्ट के सेल्स होंगे वो क्या होंगे, वो निकल के आपके किसके अंदर आ जाएंगे, एल्वोलाई के अंदर। और एल्वोलाई के अंदर क्या बैठा हुआ है, एल्वोलाई के अंदर आपका बैठा हुआ है मैक्रोफेज, ठीक है। क्या पड़ा हुआ है, मैक्रोफेज। ये जो मैक्रोफेज होगा ये क्या करेगा, इस आरबीसी को इनगल्फ कर लेगा, इसको क्या करेगा, इनगल्फ कर लेगा। और आरबीसी के अंदर क्या होता है, हीमोसिड्रिन होता है। तो इसको हम कहते हैं हीमोसिड्रिन। देखें इसमें हमें क्या मिलेगा, हीमो हीमोसिड्रिन लेडन मैक्रोफेजिस। इसमें क्या मिलता है, हीमोसिडिन लेडन मैक्रोफेजिस। और ये सिर्फ और सिर्फ आपको हार्ट फेलियर के अंदर मिलता है। तो जो हीमोसिडिन लेडन मैक्रोफेजिस है, इट इज आल्सो कॉल्ड, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम हार्ट फेलियर सेल्स भी कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, पल्मोनरी एडिमा आपको क्यों है, क्योंकि पल्मोनरी वेसल्स का प्रेशर ज्यादा हुआ है, फ्लूइड लीक हुआ है, और उससे आपको क्या हुआ है, पल्मोनरी एडिमा। उसके अलावा आपके जो हीमोसिडिन मैक्रोफेजिस हैं, ठीक है, हीमोसिडिन लेडन मैक्रोफेजिस, उनको हम हार्ट फेलियर सेल्स भी कहते हैं, वो भी आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे, ठीक है। उसके अलावा इसका ट्रीटमेंट क्या है, देखिए। अब जो आपका ये सारा ट्रीटमेंट, बल्कि हम ऐसा करते हैं, जो पूरा हार्ट फेलियर है ना, उसका हम ट्रीटमेंट लैदा से करते हैं, ठीक है। तो फिलहाल हम इसके सिम्टम्स कर रहे हैं। तो हमारा जो लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर है, इसमें 3 सिम्टम्स मिलते हैं, ये आपकी बुक ने उसकी पैथोलॉजी के साथ लिखी हुई है। एक तो हमें अर्थोपनिया मिलता है, उसके अलावा इसमें हमें प्रोग्जिस्मल नॉकटर्नल डिस्निया मिलता है, और पल्मोनरी एडिमा मिलता है। ये 3 चीजें आपको इसके अंदर देखने को मिलती हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कि एक और भी हार्ट फेलियर होता है जिसमें हमारी राइट साइड ऑफ हार्ट फेल हो जाती है, इसको हम क्या कहते हैं, डेट इज कॉल्ड राइट साइडेड, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, राइट साइडेड हार्ट फेलियर। अब जो राइट साइडेड हार्ट फेलियर है ना, इसकी सिम्टम्स डिफरेंट है। इसकी सिम्टम्स क्या है, डिफरेंट है। इन सिम्टम्स को भी हम पढ़ेंगे। देखें, जो राइट साइडेड हार्ट फेलियर है, इसमें आपने सबसे पहला जो पॉइंट ये याद रखना है कि इसको हम क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड कंजस्टिव हार्ट फेलियर। इसको हम क्या कहते हैं, इसमें आपको, सॉरी, कंजस्टिव हिपैटोमेगैली, ठीक है। इसमें क्या मिलता है आपको, कंजस्टिव हिपैटोमेगैली मिलती है। अब ये कंजस्टिव हिपैटोमेगैली क्या है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, फर्ज करें कि आपका ये एक हार्ट है, ठीक है, और मैं एक हार्ट बनाता हूँ, और हम ना इसको 2 में डिवाइड करते हैं। तो ये आपका हार्ट है, जिसको मैंने लेफ्ट और राइट में डिवाइड कर दिया है। अब आपका हुआ ये है कि आपकी जो राइट साइड ऑफ हार्ट है ना, वो क्या हो चुकी है, फेल हो चुकी है। तो जो हार्ट आपका फेल हुआ है, उसको मैंने हाईलाइट कर दिया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप सबको पता है कि ये आपका क्या होता है, ट्राइकस्पिड वैल्व, और ये क्या होता है, आपका मिटल वैल्व होता है, ठीक है। ये हमारा हार्ट है। अब गौर से आपने सुनना है, देखें। आपको पता है कि हमारी एक नीचे से वेना केवा जा रही होती है, जो हमारे किसके अंदर जाती है, जो राइट एट्रियम के अंदर जाती है। इसको हम क्या कहते हैं, दैट इज योर इंफीरियर वेना केवा। इसको हम क्या कहते हैं, इंफीरियर वेना केवा कहते हैं। तो इसमें होगा क्या, देखें, आपका जो लिवर होता है ना, फर्ज करें कि दिस इज योर लिवर, ठीक है, ये आपका लिवर है। तो लिवर का जो सारे का सारा ब्लड है, वो किसके अंदर जा रहा है, वो भी हमारी वेना केवा के अंदर जा रहा है। उसके अलावा ये वाली जो वेना केवा है, ये नीचे हमारे किसके अंदर जा रही है, हमारे पाँव से, जो हमारे पाँव है उससे ब्लड को वापस लेके आ रही है। अब देखें, हमारी लिवर से, हमारे पाँव से, हमारे पेरीफ्री से जो ब्लड वापस जा रहा है, वो किसकी तरफ जा रहा है, शाबाश, हमारे पाँव से, हमारी पेरीफ्री से जो ब्लड वापस जा रहा है, वो किसकी तरफ जा रहा है, वो हमारा जा रहा है राइट एट्रियम के अंदर। किसके अंदर जा रहा है, राइट एट्रियम के अंदर जा रहा है। तो अगर हम बात करें, अगर हम क्या बात करें कि एक बंदा है, उसका राइट साइड फेल हो चुकी है, तो क्या उसके लिवर से ब्लड उसके राइट एट्रियम में जा सकेगा, नहीं जा सकेगा। क्या उसके पेरीफ्री से, क्या उसके पाँव से ब्लड उसके राइट एट्रियम में जा सकेगा, नहीं जा सकेगा। तो उसके पाँव के अंदर, ठीक है, उसके पाँव के अंदर क्या होगा, फ्लूइड एक्यूमुलेट होगा। तो इसको हम क्या कहेंगे, पिडल एडीमा। इसके अंदर हमें क्या मिलता है, पिडल एडीमा मिलता है, पिटिंग एडीमा मिलता है, मतलब कि पाँव के अंदर एडीमा मिलेगा, ठीक है। और जो ये वाला एडीमा होगा, ये क्या होगा, डेट इज योर पिटिंग एडिमा, ठीक है, पिटिंग एडिमा हो सकता है। उसके अलावा हमारा जो लिवर है, लिवर से फ्लूइड हमारे राइट हार्ट के अंदर नहीं जाएगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, हिपैटोमेगैली। इसमें आपको क्या मिलेगी, हिपैटोमेगैली मिलेगी। तो हिपैटोमेगैली मिल सकती है। उसके अलावा आपको पिटल एडिमा मिल सकता है। अच्छा, तो ये सारी बातें होगी। अब हम बात करते हैं कि जब जो आपका कंजस्टिव हिपैटोमेगैली है, ये क्यों हो रही है, वाई इट अकर, ठीक है। तो कंजस्टिव हिपैटोमेगैली में हम सबसे पहला पॉइंट ये लिखेंगे कि इसमें होता ये है कि जो हमारा सेंट्रल वीनस प्रेशर है ना, इंक्रीज
सेंट्रल वीनस प्रेशर, आपका जो सीवीपी होगा वो इंक्रीज हो जाता है। तो इंक्रीज सेंट्रल वीनस प्रेशर, जिससे क्या होता है, इंक्रीज रेजिस्टेंस, ठीक है, इंक्रीज रेजिस्टेंस टू पोर्टल फ्लो, कि हमारी जो पोर्टल फ्लो है, हमारा जो पोर्टल ब्लड फ्लो है, उसके अंदर रेजिस्टेंस ज्यादा आ जाती है। जब उसके अंदर रेजिस्टेंस ज्यादा होगी तो आपके अंदर क्या होगा, आपका जो लीवर होगा वो क्या हो जाएगा, वो इनलार्ज करेगा। और लीवर जब इनलार्ज करेगा तो इसको हम कहते हैं कार्डिक सिरोसिस, क्योंकि हार्ट की वजह से हुआ है। और हार्ट की वजह से अगर हमारा लीवर फेल हो जाए तो इसको हम कहते हैं कार्डियक सिरोसिस। तो इसमें आपको क्या मिलेगा, कार्डियक सिरोसिस मिलेगी। फिर आपने याद रखना है कि इस इट इज एसोसिएटेड विद, जब हम इसका ग्रॉस एग्जामिनेशन करेंगे तो इसमें हमें क्या मिलेगा, नट मग, ठीक है, इसमें क्या मिलेगा, नटमेग लीवर, ठीक है। तो नटमेग लीवर मिलेगा जिसको मोटल्ड अपेयरेंस, ठीक है, मोटल्ड अपेयरेंस होगी, नटमेग लीवर मिलेगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कि इसमें और क्या होगा, देखें, अगर आप इसी हार्ट की मिसाल लें तो इसकी जो सुपीरियर वेना केवा है, ठीक है, इसकी जो सुपीरियर वेना केवा है वो किससे आ रही है, वो आपकी जगुलर वेन से आ रही है। तो अगर सुपीरियर वेना केवा के अंदर जो ब्लड प्रेशर है वो ज्यादा होता है तो आपकी जगुलर वेनस की भी क्या होगी, डिस्टेंशन होगी। तो इसमें हमें सेकंड जो सिम्टम मिलेगी दैट इज कॉल्ड जगुलर वीनस डिस्टेंशन। इसमें क्या होता है, देयर इज जगुलर वीनस डिस्टेंशन। उसके बाद इसमें जो थर्ड सिम्टम मिलती है वो क्या होती है, दैट इज पेरिफेरल एडिमा। पेरिफेरल एडिमा क्यों होता है ये मैंने आपको अभी समझाया भी है। देखिए पेरिफेरल एडिमा क्यों हो रहा है, क्योंकि आपका जो ब्लड है वो वापस आपके हार्ट की तरफ नहीं आ रहा। तो पेरिफेरल एडिमा में क्यों होता है, क्या होता है, इंक्रीज वेनस प्रेशर। वीनस प्रेशर ज्यादा होने की वजह से क्या होता है कि आपका जो पाँव होता है, आपके पेरीफ्रीज के अंदर जो फ्लूइड होता है वो क्या हो जाता है, उसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन होती है। ट्रांसपोर्टेशन मैंने आपको पढ़ाया भी था कि ऐसा फ्लूइड जिसके अंदर प्रोटीन कम होगी उसको हम ट्रांसुडेट कहते हैं, और जिसके अंदर प्रोटीन ज्यादा होगी उसको हम एक्सुडेट कहते हैं। तो इसके अंदर क्या होगा, फ्लूइड ट्रांसुडेशन होगी, ठीक है, फ्लूइड ट्रांसुडेशन होगी, ठीक है। तो ये आपने इसके अंदर पॉइंट्स याद रखने हैं कि राइट फेलियर के अंदर हमें क्या सिम्टम्स मिलती हैं और लेफ्ट फेलियर के अंदर हमें क्या सिम्टम्स मिलती हैं, ठीक है। ये चीज आपने इसके अंदर लाजमी लाजमी याद रखनी है। अच्छा, हम आगे चलते हैं और हमारे पास जो अभी हम पढ़ेंगे ना, हम ये पढ़ेंगे कि कौन सी ड्रग्स हैं जो हम इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन सी ड्रग्स हैं जो हम इसके अंदर इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है। तो हमारी जो हार्ट फेलियर होता है इसमें आपने याद रखना है कि कुछ ऐसी ड्रग्स हैं जो क्या करती हैं, जो हार्ट फेलियर के अंदर बड़ी अच्छी साबित होती हैं, जो मोर्टेलिटी को कम करती हैं। तो यहाँ पे आपने अगर अपनी बुक पे लिखना है तो लिख लें कि ऐसी ड्रग्स, ठीक है, ड्रग्स डेट डिक्रीज द मोटिलिटी, ऐसी ड्रग्स जो क्या करती हैं, जो आपकी बॉडी के अंदर मोटिलिटी को कम कर देती हैं, मोटिलिटी इन हार्ट फेलियर, कि जिससे पेशेंट की डेथ होने के चांसेस कम होते हैं। ऐसी कौन कौन सी ड्रग्स हैं, तो आपने याद रखना है कि इसमें सबसे पहले तो हमारी आती हैं एस इनिबिटर्स। जो एस इनिबिटर्स हैं इसको हम आगे जाके पढ़ेंगे भी कि एस इनिबिटर्स आपके हार्ट की फिब्रोसिस वगैरह नहीं होने देती। उसके अलावा एस इनिबिटर्स के वैसे बड़े रोल होते हैं। उसके अलावा एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, इसको हम अर्ब्स कहते हैं, ठीक है, तो एंजियोटेंसिन 2 ब्लॉकर। उसके अलावा जो बीटा ब्लॉकर्स होती हैं ये भी क्या करती हैं, ये भी आपकी ऐसी ड्रग्स हैं जो हार्ट फेलियर के अंदर मोर्टेलिटी को कम करती हैं। उसके अलावा हमने याद रखना है कि जब किसी बंदे को हार्ट फेलियर होगा ना तो हम कौन सा डायरेटिक यूज करते हैं, तो ज्यादातर हम यूज करते हैं थायजाइड डायरेटिक। लेकिन थायजाइड की बजाय आप लूप डायरेटिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो थायजाइड डायरेटिक एंड लूप डायरेटिक बोथ आर यूज्ड फॉर योर एडिमा, ठीक है, एडिमा वगैरह के लिए हम यूज करते हैं, दैट इज थायजाइड डायरेटिक या फिर लूप डायरेटिक। उसके अलावा आपने इसमें और एक याद रखना है कि इसके अंदर हम हाइड्रिलाजिन या नाइट्रेट्स देते हैं ताकि सिम्टम्स को ठीक किया जा सके, ठीक है। तो इसके अंदर आप क्या दे सकते हैं, हाइड्रिलाजिन। हमने पढ़ा भी था ना कि जो हाइड्रिलाजिन होती है इट इज आर्टरियो डायलेटर, ये आर्टरीज को डायलेट करती है। और आपकी जो नाइट्रेट्स होती हैं ये क्या है, दीज आर वीनो डायलेटर, वेन्स को डायलेट करती हैं। तो आप इसके अंदर नाइट्रेट्स भी दे सकते हैं और आप इसके अंदर हाइड्रिलाजिन भी दे सकते हैं, ठीक है। ये आपने इसके अंदर लाजमी लाजमी याद रखना है। उसके अलावा इसमें और इसमें बाकी मेन चीज तो मेन चीजें तो यही थी, बाकी और इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ठीक है। और ये मेन चीजें आपने इसके अंदर मतलब याद रखनी है कि ये चीजें हम इसके अंदर इस्तेमाल करते हैं जिससे हमारे जो हार्ट फेलियर होता है ना उसके अंदर मोर्टेलिटी का रिस्क कम हो जाता है, उसके अंदर मोर्टेलिटी का रिस्क कम हो जाता है। अच्छा, हम आगे चलते हैं और हमारे पास जो अगला टॉपिक है ना उसका नाम क्या है, दैट इज कॉल्ड हाई आउटपुट, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, हाई आउटपुट कार्डिक फेलियर। जो आपका हाई आउटपुट कार्डिक फेलियर है इसमें हमने क्या क्या चीजें याद रखनी है ये जरा गौर से आपने सुनना। देखें, जो हाई आउटपुट कार्डिक फेलियर होगा इसमें दो तीन बातें हैं जो आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखें, इसके नाम से हमें पता चल रहा है कि इसमें क्या होगा कि हमारी कार्डिक आउटपुट बहुत ज्यादा हो जाएगी, हमारी कार्डिक आउटपुट बहुत ज्यादा हो जाएगी जिसकी वजह से हमारा हार्ट फेल हो जाएगा। तो आपने कहना है कि इट इज हार्ट फेलियर, ठीक है, इट इज हार्ट फेलियर ड्यू टू इंक्रीज कार्डिक आउटपुट। आप कहते हैं वो तो इसके नाम में भी लिखा हुआ है, तो इसको हम जरा समझने की कोशिश करते हैं। देखें, आपने याद रखना है, फर्ज करें मैं आपको मिसाल देता हूं, एक बंदा है
और उसकी जो वेसल्स है ना वो बहुत ज्यादा डायलेट हो गई हैं। उसके अंदर क्या हुआ है, सवेयर वेजो डायलेशन हुई है। तो अगर कोई बंदा है उसके अंदर सवेयर वेजो डायलेशन हुई है, तो उसमें क्या होगा कि हमारा हार्ट उसके अंदर ब्लड करेगा करेगा करेगा, लेकिन एंड पे जाके फेल ही हो जाएगा। एंड पे जाके हमारे हार्ट की भी बात हो जाएगी, तो हमारा हार्ट फेल हो जाएगा। तो स्वेयर वेजो डायलेशन की वजह से। उसके अलावा अगर हम क्या करते हैं, देखें, आपको पता है कि जो वेन्स होती हैं इनका ब्लड प्रेशर बड़ा कम होता है और आर्टरीज का ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है। तो अगर क्या होता है, अगर हम कोई अब नॉर्मल कनेक्शन बना देते हैं किसके दरमियान, हमारी आर्टरीज, आर्टरी और वेन्स के दरमियान, इसको हम कहते हैं एट्रियोवीनस शंट। तो जो एट्रियोवीनस शंट होता है ना, इसकी वजह से भी आपको क्या हो सकता है, हाई आउटपुट कार्डियक फेलियर हो सकता है। उसके बाद अगर हम बात करें कि इसकी वजह क्या होती है, तो इसकी वजह उसने ये लिखी हुई है कि आपका जो हाई आउटपुट कार्डियक फेलियर है, या तो ओबेसिटी की वजह से या फिर सिरोसिस की वजह से हो सकता है। मतलब ये जितनी भी चीजें जिसके अंदर हमारी आउटपुट बहुत ज्यादा हमें चाहिए होती है, या फिर सवेयर एनीमिया। देखें, एक बंदा है उसको बहुत ज्यादा अनीमिया हो गया, अब उसकी बॉडी की रिक्वायरमेंट तो पूरी नहीं हो रही, तो उसके अंदर वेजोडाइलेशन होगी और आपका हार्ट पंप करेगा करेगा, लेकिन एंड पे जाके उसकी बस हो जाएगी। तो उससे क्या होगा, उससे आपके जो एनीमिया का पेशेंट है वो क्या होगा, सीवियर एनीमिया के पेशेंट के अंदर हाई आउटपुट कार्डियक फेलियर हो सकती है। उसके अलावा हाइपरथायराइडिज्म, वेट बेरी और पेजर डिजीज ऑफ बोन। ठीक है, जो पेजर डिजीज ऑफ बोन है, पेजर डिजीज ऑफ बोन, तो पेजर डिजीज ऑफ बोन के अंदर भी आपको क्या हो सकता है, हाई आउटपुट कार्डिक फेलियर हो सकता है। ठीक है, ये आपने इसके अंदर देखना है। बाकी ये इसके अंदर छोटा सा टॉपिक है जो आपने याद रखना है। अच्छा, अब आप लोग ना क्या करें, ठीक है, आप लोग, बल्कि हम ऐसा करते हैं कि हम एक छोटा सा टॉपिक पढ़ लेते हैं और इससे जो अगली क्लास होगी ना, उसके अंदर हम स्टार्ट करेंगे प्रॉपर टॉपिक, दैट इज योर शॉक। ठीक है, जो शॉक होता है ये क्या होता है, इसको मैं डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा, तो आपको बहुत अच्छे तरह से उसकी समझ आएगी। ठीक है, तो शॉक को आप स्किप करें और हमारा एक नीचे टॉपिक लिखा हुआ है, दैट इज कॉल्ड कार्डिक टेम्पोनेट। जो कार्डिक टेम्पोनेट है, छोटा सा टॉपिक है, लेकिन ये जितना छोटा है उतना ही इंपॉर्टेंट है। कार्डिक टेम्पोनेट एक मेडिकल इमरजेंसी है। ठीक है, तो कार्डिक टेम्पोनेट को हम पढ़ते हैं कि व्हाट इज कार्डिक टेम्पोनेट, इसके अंदर हमें क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी, इसकी ईसीजी किस तरह होगी, तो इसको हम थोड़ा सा देखते हैं। देखें, कार्डिक टेम्पोनेट क्या होता है, मैंने आपको कहा था कि इसमें क्या होता है, इट इज द कंप्रेशन। इसमें क्या होता है, कंप्रेशन ऑफ हार्ट बाय फ्लूइड, कि आपका जो फ्लूइड है अगर वो आपके हार्ट को कंप्रेस करे, इसको हम कार्डिक टेम्पोनेट कहते हैं। कैसे होता है मैं आपको समझाता हूँ। देखें, फर्ज करें कि ये आपका हार्ट है, ठीक है, दिस इज योर हार्ट, और इसके इर्द गिर्द हम मिसाल ले लेते हैं कि ये आपकी क्या है, पेरिकार्डियल कैविटी है। ठीक है, दिस इज योर पेरिकार्डियल कैविटी। तो हमने पढ़ा था कि ये जो पेरिकार्डियल कैविटी है, अगर इसके अंदर क्या आ जाए, अगर इसके अंदर फ्लूइड आ जाए, ठीक है, अगर इसके अंदर क्या आ जाए, फ्लूइड आ जाए, तो इट इज कॉल्ड कार्डिक टेम्पोनेट। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कार्डिक टेम्पोनेट कहते हैं। तो कार्डिक टेम्पोनेट क्या होता है, इट इज प्रेजेंस ऑफ फ्लूइड इन द पेरिकार्डियल कैविटी, या इसके अंदर ब्लड आ जाए, तो इसको हम क्या कहते हैं, कार्डिक टेम्पोनेट, लेकिन अचानक आना चाहिए। ठीक है, तो इफ देयर इज सडनली एफ्यूजन ऑफ ब्लड या फ्लूइड इनटू द पेरिकार्डियल कैविटी, इट इज कॉल्ड कार्डिक टेम्पोनेट। इसको हम कार्डिक टेम्पोनेट कहते हैं। अच्छा, इसमें होगा क्या, देखें, अब आपका जो हार्ट है ना वो प्रॉपर तरीके से कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं कर पाएगा, रिलैक्स भी नहीं कर पाएगा। तो अगर वो रिलैक्स नहीं कर पाएगा तो उसकी फीलिंग नहीं होगी, जब उसकी फीलिंग नहीं होगी तो उसकी जो कार्डिक आउटपुट है वो डिक्रीज हो जाएगी। उसके अलावा इसमें एक और बात ये याद रखनी है कि इसमें क्या होता है, देयर इज इक्विलिब्रियम। इसमें क्या होता है, देयर इज इक्विलिब्रियम ऑफ डायस्टोलिक प्रेशर। मतलब आपका जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होगा ना, सॉरी, जो डायस्टोलिक प्रेशर होगा चारों चैम्बर्स के अंदर। देखिए, हार्ट के टोटल 4 चैम्बर्स होते हैं ना, तो चारों चैम्बर्स के अंदर अगर आपका जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो सेम है, ठीक है, जो आपका डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है अगर वो सेम है, तो इसको हम कहते हैं कार्डिक टेम्पोनेट। ये आपको सिर्फ और सिर्फ कार्डिक टेम्पोनेट के अंदर देखने को मिलता है। अच्छा, अब इसमें ना आप कहते हैं कि इसके अंदर सवाल क्या आता है, देखिए, इसके अंदर आपसे वो मोस्ट कॉमनली पूछेगा इसका ट्राइएड। जो कार्डिक टेम्पोनेट होता है इसके अंदर हमें एक ट्राइएड मिलता है, उसको हम कहते हैं बैक ट्राइएड, दैट इज कॉल्ड बैक ट्राइएड। जो बैक ट्राइएड होता है इसके अंदर 3 चीजें आती हैं, जो 3 चीजें आपने कभी कभी नहीं बोलनी। वो कौन सी चीजें, देखें, कभी भी नहीं बोलनी, दैट इज योर, इसमें एक तो आपका बीपी कम होगा क्योंकि हाइपोटेंशन है। हाइपोटेंशन क्यों है, क्योंकि कार्डिक आउटपुट कम है। तो कार्डिक आउटपुट कम होने की वजह से आपका क्या होगा, बीपी होगा, कम होगा। उसके अलावा डिस्टेंडेड नेक वेन्स, आपके अंदर जगुलर वीनस प्रेशर क्या होगा, जगुलर वीनस प्रेशर ज्यादा होगा, उसकी डिस्टेंशन होगी। उसके अलावा इसमें आपने याद रखना है, इसमें आपकी बुक ने एक वर्ड यूज किया डिस्टेंट, लेकिन आप एक वर्ड यूज करें मफल्ड। मफल्ड का मतलब क्या होता है, मुबहम। इसको उर्दू में कहते हैं मुबहम, कि आवाज कम हो गई है। तो मफल्ड हार्ट साउंड्स, आपकी जो हार्ट साउंड्स होंगी ना,
उनकी वैल्यू, उनकी साउंड आपको कम मिलेगी, साउंड इंटेंसिटी कम होगी, इसको हम कहते हैं मफल्ड हार्ट साउंड। तो आपको बैक ट्राइएड के अंदर हाइपोटेंशन, डिस्टेंडेड नेक वेन्स और मफल्ड हार्ट साउंड, ये तीन चीजें जब भी मिलेंगी, द आंसर इज योर कार्डिक टेम्पोनेट, इसको हम बैक ट्राइएड भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने इसके अंदर याद रखना है कि इसमें जब हम ईसीजी करते हैं, ठीक है, इसके अंदर जब हम ईसीजी करेंगे तो एक तो हमें मिलेगी लो वोल्टेज ईसीजी, जो ईसीजी होगी एक तो वो लो वोल्टेज होगी, उसका एम्पलीट्यूड कम होगा। उसके अलावा आपने इसके अंदर याद रखना है कि इसमें हमें क्या मिलती है, इलेक्ट्रिकल, ठीक है, इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिकल अल्ट्रॉन्स। जो इलेक्ट्रिकल अल्ट्रॉन्स है क्या चीज़ है, मैं अभी आपको समझाता हूँ। इसमें हर क्यूआरएस कम्प्लेक्स की वैल्यू डिफरेंट होगी, हर जो क्यूआरएस कम्प्लेक्स होगा उसका एम्पलीट्यूड डिफरेंट होगा। क्यों? क्योंकि आपका जो हार्ट है वो स्विंग कर रहा है किसके अंदर, आपके फ्लूइड के अंदर, तो स्विंगिंग हार्ट की वजह से, ठीक है, स्विंगिंग हार्ट की वजह से आपको क्या होगा, आपके अंदर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉन्स होगा, ठीक है, मतलब आपके हर क्यूआरएस कम्प्लेक्स की जो वैल्यू होगी वो डिफरेंट होगी। उसके अलावा इसमें आपको जब आप इसकी इको करेंगे तो इको करने पे आपको क्या मिलेगा, पेरिकार्डियल इफ्यूजन मिलेगी, वही आपको मतलब फ्लूइड मिलेगा उसके अंदर, पेरिकार्डियल स्पेस के अंदर, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें कि अच्छा इसमें इसी करने पे हमें पेरिकार्डियल इफ्यूजन मिलेगी, इसके अलावा सिस्टोलिक राइट एट्रियल कोलैप्स मिलेगा, डायस्टोलिक राइट वेंट्रिकल कोलैप्स मिलेगा, और इंफीरियर वेना केवा, मतलब इसमें हमें क्या मिलेगा, फेशियल प्लेथोरा, ठीक है। तो आपने ये सारी बातें इसमें देख लेनी है। अच्छा, इसके नाम डायरेक्टली ट्रीटमेंट पे आते हैं कि जो आपका कार्डिक टेम्पोनेड है इसका ट्रीटमेंट क्या होता है। देखिए, इसमें चूंकि आपकी पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर फ्लूइड चला गया है, तो हम क्या करते हैं, हम एक सिरिंज लेते हैं और उस सिरिंज की मदद से हम क्या करते हैं, उस फ्लूइड को निकालते हैं। तो इट इज कार्ड पेरिकार्डियो, ठीक है, इट इज कार्ड पेरिकार्डियो सेंटेसिस, इसको हम पेरिकार्डियो सेंटेसिस कहते हैं। और यहाँ इसकी हम सर्जिकल ड्रेनेज करेंगे, हम एक नीडल लेंगे, उसको इंसर्ट करेंगे और उससे हम क्या करेंगे, फ्लूइड को बाहर निकालेंगे, ठीक है। तो ये आपका कार्डिक टेम्पोनेड है, इसको आपने अच्छे तरीके से पढ़ना है। बाकी इसकी जो ईसीजी है, जब यहाँ जो पल्सुस पैराडॉक्सस है वो मैं आपको कल की क्लास में पढ़ाऊंगा, और जो शॉक है वो भी हम अगली क्लास के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे क्लास। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। और देखिए, मुझे कहा गया था कि जो सीवीएस सिस्टम है थोड़ा सा स्पीड के साथ पढ़ाना है, तो इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में आपसे नहीं जाता, तो हम थोड़ा सा स्पीड के साथ पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपकी मैनेजमेंट ने कहा था कि स्पीड के साथ पढ़ना है, तो मैंने कहा ठीक है स्पीड के साथ पढ़ेंगे। लेकिन अगर आप लोगों को लेक्चर्स का फायदा हो रहा है या आप लोगों को पसंद आ रहे हैं, तो अपने फीडबैक का लाजमी इजहार किया करें। अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो अप्रिशिएट लाजमी किया करें, अपनी मैनेजमेंट को भी और हमें भी, ताकि जो आपकी मैनेजमेंट वाले हैं वो आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकें और हम भी आपके लिए ज़्यादा मेहनत करें। और अप्रिशिएट करने का तरीका ये है कि आपके नीचे कमेंट सेक्शन है, जस्ट आप कमेंट्स लिखें और प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे कमेंट्स लिखें, ताकि हमें भी एक मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए ज़्यादा मेहनत करें, ठीक है। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, हम मिलेंगे अगली क्लास में।